नमस्कार साथियों आज अपन पढ़ेंगे जो बीए पार्ट प्रथम वर्ष का जो पेपर है आपका प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक, यानी कि राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा जो आपका राजनीतिक विज्ञान का बीए पार्ट फर्स्ट का जो प्रथम पेपर है, यानी कि और दो पेपर आपको उसमें दिए गए हैं। पहला है यानी कि राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार, और जो दूसरा पेपर है प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक, ठीक है, यानी कि भारतीय जो विचारक हुए उनके बारे में आपको अध्ययन करना है। तो सबसे पहले साथियों उसमें हम पढ़ते हैं जैसे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। उससे पहले आपको मनु सुब्रमण्यम है, राजा राममोहन राय है, दयानंद सरस्वती है, विवेकानंद है, ये सब भी आप उसमें पढ़ते हैं। यहाँ पर आज बात कर रहे हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में, जो 1856 में इनका जन्म हुआ और डेथ हुई 1920 में, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। तो साथ ही बाल गंगाधर तिलक के बारे में जो टॉपिकों के बारे में, जिन टॉपिक्स के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, सबसे पहले उसका जीवन परिचय है, स्वतंत्रता आंदोलन की जन्म है, शिक्षा प्रसार का कार्य है, समाचार पत्रों का प्रकाशन है, कांग्रेस व उसका रूपांतरण, इन टॉपिक्स के बारे में आज अपन को यहाँ अध्ययन करना है, इनके बारे में पढ़ना, ठीक है साथियों। तो सबसे पहले जो अपन पढ़ेंगे इनका जीवन परिचय, यानी कि जन्म से लेकर लास्ट तक के जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई है, शिक्षा किस प्रकार की हुई है, स्वाधीनता आंदोलन किस प्रकार वो आकर्षित हुए स्वाधीनता आंदोलन की तरफ, ये सब चीजें अपन को उसमें पढ़नी है। तो सबसे पहले मैंने बताया जो जन्म है और 1856 से 1920 तक इनका जीवनी रही है। तो बाल गंगाधर तिलक का जो जन्म है वो 23 जुलाई 1856, ठीक है ना, 23 जुलाई 1856 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर कोंकण जिले में रत्नागिरी में हुआ, यानी कि कोंकण जिले का जो रत्नागिरी जगह है उस स्थान पर जो है बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ है 23 जुलाई 1856। तो ये जो जगह का नाम है वो पूछा जा सकता है, जन्म के बारे में आपको पूछा जा सकता है। तो पश्चिमी तट पर कोंकण जिले में रत्नागिरी में हुआ। तिलक का जन्म जिस परिवार में हुआ अपने धार्मिक विद्वता तथा कर्मकांड में आस्था के लिए विख्यात था, यानी कि जो विद्वान लोगों की श्रेणी में अपन रख सकते हैं, पंडितों के जो कार्य होते हैं, कर्मकांडी जो होते हैं, इस परिवार में ताल्लुक रखते हैं बाल गंगाधर तिलक। और तिलक का पालन पोषण भी इसी वातावरण में हुआ, यानी कि उनको जो वातावरण मिला बाल गंगाधर तिलक को, तो वो भी इसी प्रकार का था। उनके पिता एक शिक्षक तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान पंडित थे, यानी उनके जो बाल गंगाधर तिलक के पिता थे वो शिक्षक थे, वो संस्कृत का भी अच्छा ज्ञान रखते थे। उन्होंने अपने पुत्र को संस्कृत तथा गणित का अच्छा ज्ञान करा दिया, यानी संस्कृत और गणित में वो काफी इंटेलिजेंट थे, अच्छी शिक्षा मिली उनको दोनों सब्जेक्ट की। स्कूल जीवन में तिलक ने अनेक अवसरों पर निर्भरता तथा सत्य का परिचय दिया। आत्म सम्मान की उत्कृष्ट भावना उन्हें अपने पिता के उत्तराधिकार में मिली थी, यानी आत्म सम्मान की जो भावना थी वो उनमें जन्म जाती है कि पिता के गुणों के द्वारा उनमें मिली थी। उन्होंने 1877 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी 1870 में उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उनके मित्रों का विचार था कि गणित विषय तथा शोध कार्य के प्रति गहरी रुचि होने के कारण भी स्नातकोत्तर स्तर पर गणित शास्त्र का अध्ययन करेंगे, यानी कि जो उनके मित्र थे उनका भी ये मानना था कि बाल गंगाधर तिलक जैसे गणित में काफी इंटेलिजेंट है, गणित की तरफ उनका झुकाव है, तो स्नातक स्तर पर भी वो गणित का ही अध्ययन करेंगे। लेकिन हुआ इसके विपरीत, यानी कि वो स्वाधीनता आंदोलन की तरफ जो है आकर्षित हो गए और स्वाधीनता के जो कार्य थे अपने देश के लिए उनमें वो भाग लेने लग गए। तो गणित विषय तथा शोध कार्य के प्रति गहरी रुचि के कारण भी स्नातकोत्तर स्तर पर गणित शास्त्र का अध्ययन करेंगे, परंतु उन्हें देखकर यह आश्चर्य हुआ कि तिलक ने कानून का अध्ययन करना पसंद किया, यानी कि वो स्नातकोत्तर करने के साथ साथ उन्होंने कानून का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रसंग में मित्रों की जिज्ञासा का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, यानी कि उनके मित्रों ने जब पूछा तो बाल गंगाधर तिलक ने उत्तर दिया कि मैं अपना जीवन अपने देश के नव जागरण के कार्य में लगाना चाहता हूँ, यानी कि देश के कार्य के लिए मेरा जीवन समर्पित है, यानी कि देश के लिए जो मैं कार्य करूंगा। और मेरा विचार है कि इस कार्य के लिए साहित्य अथवा विज्ञान की किसी
उपाधि की अपेक्षा कानून का ज्ञान अधिक उपयोगी है और इस साहित्य विज्ञान की अपेक्षा जो है इस कार्य में कानून का ज्ञान काफी सार्थक सिद्ध होगा, इसलिए वो कानून की पढ़ाई करने लग गए। मैं एक ऐसे जीवन की कल्पना नहीं कर सकता जिसमें कि मुझको अंग्रेज शासकों के साथ संघर्ष नहीं करना पड़े, यानी कि अंग्रेज शासकों के साथ ही मुझे संघर्ष करना है, उसका तात्पर्य ये था। इस प्रकार उन्होंने छात्र जीवन में अपना जीवन मार्ग निश्चित कर लिया और वह था देश की स्वाधीनता के लिए संघर्ष, यानी कि संपूर्ण पूरा जीवन है वो देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया। तो ये था उसका जीवन परिचय बाल गंगाधर तिलक का। दूसरी साथियों पर बात करते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के जनक, यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन में जो उनका मुख्यतः योगदान रहा, अपन यानी मोस्टली बात यहाँ करते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में किस प्रकार का योगदान यहाँ रहा, किस प्रकार को जनक कहा जाता है। वे उदारवादी प्रार्थना पत्र को प्रतिनिधिमंडल के मार्ग को अपनाकर भारत के लिए वैधानिक सुधार प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन 1905 के आसपास कांग्रेस को भारत के सार्वजनिक जीवन में उग्र राष्ट्रवादी धारा का उदय हुआ, यानी कि 1905 के लगभग के समय की अपन बात करते हैं, तो भारत की जो एक तरह से देश की विचारधारा थी उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा का उदय हुआ और बाल गंगाधर तिलक भी उग्रवादी विचारों की श्रेणी में गिने जाते हैं। सातवीं बात बहुत बार पूछी जाती है, उदारवादी चरण के नेता कौन से हैं, उग्रवादी चरण के नेता कौन से हैं, तो उग्रवादी लाल बाल पाल आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल उग्रवादी विचारों की श्रेणी में गिने जाते हैं। उग्र राष्ट्रवादी धारा का उद्देश्य भारत के लिए इन्हीं वैधानिक सुधारों को प्राप्त करना नहीं बल्कि देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था, यानी उग्रवादी विचारों का एक उद्देश्य था देश के लिए जो है पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना, और उनका विचार था कि देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के इस लक्ष्य को जन आंदोलन का मार्ग अपनाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। और उनका यह भी मानना था कि अगर देश की स्वतंत्रता हमारे को चाहिए तो जो है उसके लिए जन जागृति को फैलानी पड़ेगी। पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्य को जन आंदोलन का मार्ग अपनाकर ही प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि लोगों को जो है जागरूक करके ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। उग्र राष्ट्रवादी धारा का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष कर रहे थे, यानी कि जो उग्रवादी विचारधारा को बढ़ावा जिन्होंने दिया बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, यानी कि ये उग्रवादी विचारधारा का नेतृत्व कर रहे थे। तिलक इनमें निश्चित रूप से सबसे अधिक प्रमुख थे। उन्होंने उदारवादियों के वैधानिक आंदोलन को एक वास्तविक राष्ट्रीय आंदोलन और जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया, यानी कि उदारवादियों का जो वैधानिक आंदोलन था उनको वास्तविक राष्ट्रीय आंदोलन और जन आंदोलन उन्होंने बना दिया। उनकी निस्वार्थ देशभक्ति, अदम्य साहस, स्वतंत्र और सबल राष्ट्रीय प्रवृत्ति और इन सबके ऊपर देश और देशवासियों की एकनिष्ठ सेवा के कारण उन्हें स्वाधीनता आंदोलन के नेताओं में बहुत अधिक उच्च स्थान प्राप्त है, यानी कि उनका जो साहस है, निडर रहने की प्रवृत्ति है, जो वाक पटुता है, लोगों की जो छवि है, इन सब के कारण जो है वो भारतीय राजनेताओं में अपना सर्वोच्च स्थान रखते हैं। एक विचारक है, राजनीतिक विचारक डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, वो कहते हैं कि अपने देश प्रेम तथा अथक प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य कहलाए जाने लगे, यानी कि लोग जो है उनकी बातों को मानते थे, लोगों के द्वारा एक तरह से उनको उपाधि दी गई लोकमान्य की। तो मजूमदार लिखते हैं कि अपने देश प्रेम तथा अथक प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य कहलाए जाने लगे और उनकी एक देवता के समान पूजा होने लगी और वे जहां कहीं भी जाते उन्हें राज के सम्मान तथा स्वागत प्राप्त होता था, यानी कि बहुत ऊंचे पद का एक तरह से उनको दर्जा दिया जाने लगा, देवताओं की तरह पूजे जाने लगे, वो जहां भी जाते उनको जो है काफी सम्मान दिया जाने लगा। इस प्रकार जो राष्ट्रीय आंदोलन में एक तरह से उनका योगदान रहा। उन्होंने छोटे शब्दों में इसको समझने का प्रयास किया। तीसरा बिंदु साथियों यहाँ पर देखते हैं शिक्षा प्रसार का कार्य, तिलक की जो है राष्ट्रीय आंदोलन
शिक्षा प्रसार का कार्य किया, क्योंकि बिना शिक्षा की जो है लोगों में जन जागृति नहीं हो सकती और लोग जागरूक नहीं हो सकते। इसलिए उन्होंने जो है समाचार पत्रों का प्रकाशन भी किया, उन्होंने कई स्कूलों की स्थापना भी करी, जैसे न्यू इंडिया इंग्लिश स्कूल की उन्होंने स्थापना करी, न्यू इंग्लिश स्कूल की उन्होंने स्थापना करी। तो शिक्षा प्रसार का कार्य हम देखते हैं। तिलक तथा उनके कॉलेज के साथी गोपाल आगरकर दोनों इस परिणाम पर पहुंचे कि देश की सबसे बड़ी आवश्यकता यथाशीघ्र विदेशी शासन का अंत करना है। यानी कि उनको ये बात महसूस होने लगी कि अपने देश को जो स्वतंत्रता कभी मिलेगी जब तक इन विदेशियों के शासन का अंत नहीं होगा, ठीक है ना। तो जल्द से जल्द जो है इन विदेशियों के शासन का अंत होना चाहिए, यथाशीघ्र विदेशी शासन का अंत करना है। इसके लिए जनता में राजनीतिक चेतना उत्पन्न की जानी चाहिए और इसका प्रारंभ जनता की शिक्षा से ही संभव है। यानी कि जो राजनीतिक चेतना फैलाई जाएगी वो इस प्रकार से नहीं फैलाई जा सकती, बल्कि शिक्षा के जो माध्यम से ही राजनीतिक चेतना फैलाई जा सकती है। अतः तिलक ने अपने मित्रों चिपलूनकर, आगरकर तथा नामजोशी के साथ मिलकर 1880 में पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। यानी 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना। यानी कि शिक्षा के लिए 1880 में पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की, ठीक है। स्कूल में निर्धन विद्यार्थियों को विशेष सुविधाएं प्रदान की गई थी। यानी कि जो गरीब तबके के जो बच्चे थे उनको जो है काफी उनको सहायता दी गई, विशेष सुविधाएं उनको दी गई। और उद्देश्य नहीं केवल विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना, बल्कि उन्हें मातृभूमि की सेवा के लिए तैयार करना भी था। शिक्षा के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए 1885 ईस्वी में दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की गई। यानी कि 1885 में जो है दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना भी की गई। 1885 में दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना, यानी कि 1885 में है जो है वो में है दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना भी की गई। दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की गई। तो ये जो है शिक्षा प्रसार का कार्य उन्होंने किया। दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना है और 1885 में दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना। अब साथ ही नाम लिए समाचार पत्रों का प्रकाशन ये है कि केसी और मराठा दो समाचार पत्रों का प्रकाशन जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। साथियों, तिलक के द्वारा जो समाचार पत्रों का प्रकाशन जो किया केसरी और मराठा दो समाचार पत्रों का प्रकाशन उनके द्वारा जो है किया गया। इतिहास के अपने अध्ययन के आधार पर तिलक इस परिणाम पर पहुंचे कि जन साधारण के सहयोग तथा सहायता के बिना कोई क्रांति सफल नहीं हो सकती। यानी कि बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि लोगों के सहयोग के बिना और सहायता के बिना है कोई भी क्रांति आज तक सफल नहीं हुई है। यानी कि लोगों को राजनीतिक चेतना होनी चाहिए, लोगों की समझ होनी चाहिए, उनकी सहायता होनी चाहिए, तभी जो है कोई भी क्रांति है, कोई भी कार्य वो सफल हो सकता है। तो अतः अपने मित्र आगरकर के साथ मिलकर उन्होंने दो साप्ताहिक पत्रों मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा का प्रकाशन प्रारंभ किया। यानी कि मराठी भाषा में जो है
केसरी। मराठी भाषा में जो है केसरी का प्रकाशन और अंग्रेजी भाषा में जो मराठा का प्रकाशन किया गया। इन पत्रों के प्रकाशन के साथ ही उनका सार्वजनिक जीवन प्रारंभ होता है, यानी कि समाचार पत्रों का जब उन्होंने प्रकाशन किया तो सार्वजनिक जीवन इनके साथ उनका प्रारंभ हुआ। कालांतर में मित्रों के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने पर तिलक ने दक्षिण शिक्षा समाज से संबंध विच्छेद कर दिया और केसरी तथा मराठा का पूरा भार अपने हाथ में ले लिया। यानी कि उन्होंने जो दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की थी इससे अलग हो गए और जो केसरी और मराठा जो समाचार पत्र थे इनका भार स्वयं अपने ऊपर ले लिया। शीघ्र ही ये दो पत्र अत्याचार और अनाचार के विरुद्ध संघर्ष के सबसे प्रमुख साधन बन गए और तिलक शीघ्र ही एक ऐसे नेता के रूप में प्रतिष्ठित हो गए जो जनता के लिए निर्भीकता के साथ लड़ सकता था। यानी कि तिलक जो है एक तरह से प्रसिद्ध हो गए, निर्भीक हो गए समाचार पत्रों के माध्यम से। उन्होंने इन पत्रों के माध्यम से लगभग 40 वर्ष तक शासन के अत्याचारों का विरोध किया। यानी कि शासन के जो अत्याचार हो रहे थे तो इन समाचार पत्रों के माध्यम से जनता को जो है परिचित कराने का एक तरह से उन्होंने कार्य किया तथा राजनीतिक शिक्षा के लिए जनता को जन आंदोलन की दिशा में प्रेरित करने का कार्य किया। यानी कि लोगों को जो है जनता को जो है एक तरह से जागरूक करने का भी प्रयास उन्होंने किया। ठीक है, तो ये दो समाचार पत्र साथियों आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मराठी भाषा में केसरी है, अंग्रेजी में मराठा है। या दो समाचार पत्र केसरी और मराठा 2 नंबर के सवाल में आपसे पूछा जा सकता है। अगले बिंदु की बात करते हैं कांग्रेस का उसका रूपांतरण। गांधी जी कांग्रेस में गए और किस प्रकार उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा को बदला, इसके बारे में अपन यहाँ देखते हैं कि कांग्रेस में प्रवेश और कांग्रेस का रूपांतरण। सन 1885 से 90 के वर्षों में कांग्रेस के प्रमुख नेता फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दिस्सा वाचा, रास बिहारी बोस और काल मोहन बोस आदि थे। ये व्यक्ति भारत के साथ अंग्रेजों के संबंध को वरदान समझते थे कि अंग्रेजों की न्याय भावना में गहरा विश्वास रखते थे। प्रार्थना तथा याचिका की पद्धति को ये उचित समझते थे। यानी कि जो अंग्रेजों की कार्य प्रणाली थी तो उसमें ये लोग जो है ज्यादा विचार रखते थे कि अंग्रेज जो कर रहे हैं भारत के लिए वो सही कर रहे हैं। उनकी न्यायप्रियता में जो है इन लोगों का विश्वास था। तिलक सर्वप्रथम 1889 में कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित हुए और उन्होंने देश की सामान्य जनता को कांग्रेस के साथ जोड़ने तथा कांग्रेस को निरंतर सक्रिय संस्था बनाने पर जोर दिया। यानी कि कांग्रेस को एक तरह से सुधारने, निरंतर सक्रिय बनाने पर जोर दिया और जनता से भी आग्रह किया कि वो कांग्रेस के साथ जुड़े। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि कांग्रेस ने एक बड़ा गंभीर कार्य अपने हाथ में लिया हुआ है जिसे आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता की भावना के साथ ही पूरा किया जा सकता है। 19 नवंबर 1893 में केसरी में तिलक ने स्पष्ट घोषणा की। यानी कि 19 दिसंबर 1893 में उनका जो समाचार पत्र था केसरी, उसमें उन्होंने घोषणा की कि भारत में अंग्रेज नौकरशाही से अनुनय विनय करके हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि अंग्रेजों के द्वारा जब अपन हाथ जोड़ के अनुनय विनय करते हैं किसी चीज के लिए तो इस प्रकार जो है किसी चीज अपने हाथ नहीं आ सकती। ऐसा प्रयास करना तो एक पत्थर की दीवार से सिर टकराने के समान है। यानी कि ऐसा प्रयास करना गलत है। यानी कि जिस प्रकार से हम अपना शरीर दीवार पर मारते हैं और उसे कुछ नहीं मिलता, नुकसान अपना ही होता है, तो उसी प्रकार जो अंग्रेजों से अनुनय विनय करके हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। सन 1905 में बंगाल विभाजन के समय तिलक का राजनीतिक कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र से बढ़कर संपूर्ण भारत में हो गए। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो तिलक का जो कार्य क्षेत्र था वो महाराष्ट्र से बाहर आकर पूरे भारत में एक तरह से फैल गया। तो एक तरह से जो कांग्रेस के अंदर जो उन्होंने प्रवेश किया उसकी विचारधारा को एक तरह से बदलने का प्रयास उन्होंने किया। साथियों एक बिंदु है कि सांस्कृतिक मार्ग से राष्ट्रवाद का विकास। यानी कि सांस्कृतिक मार्ग से
यानी कि सांस्कृतिक क्रियाकलापों के द्वारा जो है राष्ट्रवाद का विकास किस प्रकार से किया जाए। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है उन्होंने अपनाए, जैसे शिवाजी उत्सव है, गणेश उत्सव है। तो इस प्रकार के कार्यक्रम अपनाकर जो है जनता को जागरूक करने का उन्होंने प्रयास किया, हिंदुओं को जागरूक जो है जगाने का एक तरह से उन्होंने प्रयास किया। तिलक, थॉमस कार्लाइल और एमर्सन की इस धारणा से पूर्णतया सहमत थे कि जो राष्ट्र अपने नायकों का सम्मान करना नहीं जानता वह जीवित नहीं रह सकता। यानी कि जो राष्ट्र अपने नायक हैं उनका सम्मान नहीं करता वो एक तरह से क्या है, जीवित नहीं रह सकते और विकास नहीं कर सकते। इस दृष्टि से उनके द्वारा जो है गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव प्रारंभ किए गए। तो आपको दो उत्सव पूछे जा सकते हैं 7वीं परीक्षा में। तिलक के द्वारा दो उत्सव कौन कौन से प्रारंभ किए गए, शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव। ठीक है। गणपति उत्सव का उद्देश्य हिंदुओं में धार्मिक उत्साह जागृत करना। यानी कि जो गणपति उत्सव था उसका उद्देश्य क्या था कि हिंदुओं में जो है एक तरह से धार्मिक उत्साह जागृत करना और उनमें एकजुटता की भावना उत्पन्न करना था। शिवाजी उत्सव का ध्येय जनता में स्वाभिमान तथा आत्मसम्मान की भावना को पुनर्जीवित करना। उनका उद्देश्य भारत के नवयुवकों को शिवाजी के पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित करना। यानी जिस प्रकार शिवाजी ने अपना राज किया उसी प्रकार जो है नवयुवकों को उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए वो आग्रहित करते थे, जिससे भारत की राजनीतिक दास्ता का अंत किया जा सके। एक बार शिवाजी जयंती के अवसर पर उन्होंने कहा कि घाट की तरह गुणगान करने से स्वतंत्रता नहीं मिल जाएगी। जिस प्रकार से घाट किसी चीज का गुणगान करते हैं तो इस प्रकार हम किसी चीज का गुणगान करेंगे तो हमें इस प्रकार से स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी। स्वतंत्रता के लिए शिवाजी को बाजी की भांति साहसिक कार्य करने पड़ेंगे। यानी जिस प्रकार शिवाजी ने जो है भारत के नागरिकों की साहसिक कार्य करने पड़ेंगे। उन्होंने महाराष्ट्र के हिंदुओं में वीरता और देश प्रेम की भावना उत्पन्न करने के लिए गोहत्या विरोधी सोसाइटियां, अखाड़े और व्यायामशालाएं खोली। यानी कि महाराष्ट्र में हिंदुओं में वीरता और देश प्रेम की भावना जगाने के लिए उन्होंने गोहत्या विरोधी सोसाइटियां, अखाड़े और व्यायामशालाएं खोली और नवयुवकों को देश की स्वतंत्रता के लिए त्याग करने की प्रेरणा दी। यानी कि नवयुवकों को जो है उन्होंने आकर्षित करने के लिए स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के लिए, देश की स्वतंत्रता में भाग लेने के लिए एक तरह से आग्रह किया, उनको आकर्षित करने की कोशिश की। तो जो है सांस्कृतिक मार्ग से जो राष्ट्रवाद का उन्होंने विकास किया। साथ ही यहाँ दो उत्सव आपसे पूछे जा सकते हैं, गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव। ठीक है ना। तो गणेश जो उत्सव है उन्होंने हिंदुओं में एक तरह से धार्मिक उत्साह की भावना जागृत करने के लिए किया। तो यहाँ साथ दो सवाल जो